गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर हम अपने टॉपिक करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, फिजिकल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इज मॉडिफाइज और बिहेवियर थ्रू बॉडीली बेस्ड एक्शन। मतलब फिजिकल एजुकेशन एक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक पूर्ण उसका व्यवहार, समाज के अंदर कैसा व्यवहार है, ये सारा फिजिकल एजुकेशन डिपेंड करता है फिजिकल एजुकेशन पर। हाँ, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, इट हेल्प्स टू अचीव wholesome development or can be say holistic development of individual। मतलब इसमें व्यक्ति का संपूर्ण हर उसका इमोशनल, उसका एक्टिविटीज़, पूरा जो उसके अंदर व्यवहार में दिखाई देता है उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। सामाजिक, शारीरिक, व्यवहारिक। तो बच्चों ये क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डेफिनेशन। तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आप। 1 to 20 वर्ड्स हैं, उसके अंदर इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर 50 वर्ड्स का है तो उसके दोनों डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके से। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर भी अच्छे देगा। इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ देखिए, इट डील्स विद स्टडी ए बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। अब ये तीनों मीनिंग लिख के या तीनों को इस प्रकार से डिफाइन करके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत कम आने की संभावना है, तो 1 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप इनको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। इससे फिजिकल एजुकेशन से व्यक्ति की फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास होता है फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट। इससे हमारा क्या है, मानसिक विकास का भी डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से। व्यक्ति शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास भी शारीरिक क्रियाओं से संभव है। सोशल डेवलपमेंट, एक खिलाड़ी को अपने सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के अंदर वो कैसा व्यवहार करेगा। अलग अलग एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप के पर्सन होंगे, तो उनके साथ कैसा बिहेव करेगा, तो इसका विकास भी अपने फिजिकल एजुकेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक खिलाड़ी की अगर कोई टीम हार जाती है तो उसको इतना भी इमोशन नहीं होना है कि दूसरी टीम उसके ऊपर हावी हो जाए, या जीत जाए तो दूसरे को ऐसा भी नहीं लगे कि इनमें ईगो आ गया। समझे। हेल्थ डेवलपमेंट अपना शारीरिक विकास होता है। शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका पूर्ण विकास हो पाता है फिजिकल एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यहाँ बच्चे मोस्टली क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है अपनी जो मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर, जैसे आप कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपका क्या है, मसल्स और नर्व्स दोनों काम करते हैं, और दोनों का कोऑर्डिनेशन ही आपके
जो वर्ड्स हैं उनको सेम एक जैसे बनाने में मदद करते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के कारण। जैसे आप किसी फुटबॉल को किक मारेंगे तो आपके नर्व्स और मसल्स दोनों कोऑर्डिनेट करके इतनी पावर लगाएंगे कि आपको इतनी पावर लगाने से कि वहाँ तक बॉल अपने को पहुँचानी है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये अपना ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसी का पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। इट मीन्स द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट। हाँ, तो अगला पॉइंट है अपना टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि अपने चैप्टर का मेन फोकस है। फिजिकल एजुकेशन अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स। इसके ट्रेंड्स क्या क्या हैं? हाँ, तो चेंजिंग ट्रेंड्स से मतलब है अभी के और पहले के मुकाबले में क्या प्रवृत्तियाँ, क्या बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव है। प्राचीन जो ओलंपिक होते थे, एंशिएंट ओलंपिक्स, और प्रेजेंट जो ओलंपिक्स हैं उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, वो है चेंजिंग ट्रेंड्स। उसमें पहले केवल ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के कुछ इवेंट्स खेले जाते थे, जबकि आज ओलंपिक्स के अंदर दूसरे गेमों को भी शामिल किया गया है। हाँ, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए आप। हाँ, द चेंजिंग इन ट्रेंड्स रेफर्स टू द अमेंडमेंट्स और डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कि फिजिकल एजुकेशन में अभी में और पहले में कितना परिवर्तन आया है। हाँ, तो इसके वेरियस फील्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1948 में ताराचंद, ये क्या है, ताराचंद कमेटी का गठन हुआ। उसने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया, इसको एक ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रयास किया ताराचंद कमेटी द्वारा। ये 1948 में डेवलप हुई थी। और 1948 में एक और कमेटी डेवलप हुई जिसका नाम था नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो खेलों के लिए है उनके लिए कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर का विकास किया, उनका निर्माण करवाया। हाँ, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, 1953 में राजकुमारी कोचिंग स्कीम बनी। इसने क्या किया, कोचिंग देना शुरू किया। राजकुमारी कोचिंग सेंटर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को या प्लेयर्स को कोचिंग देना शुरू किया। नेक्स्ट है 1954 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसका सबसे बड़ा अहम रोल है, क्योंकि प्लेयर्स को मनी या बजट वो उपलब्ध कराना, उनके ग्राउंड के लिए मेंटेनेंस या उनके डाइट संबंधी, ये सब किसने किया? ऑल इंडिया काउंसिल स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। बच्चों, ट्रेंड्स में अगला पॉइंट है 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट, इसका निर्माण किया गया। और इसके अंदर क्या है, स्पेशल फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशल कोर्सेज चलाए गए, जो कि आगे स्पोर्ट्स टीचर्स या कोचेज़ के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट आता है 1961 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर, जो कि पटियाला के अंदर, पटियाला में है इंस्टीट्यूट। ये भी कोचेज़ के लिए, जो कोचेज़ हैं उनके लिए, कोचेज़ का कोर्स की कोचिंग क्या है, पटियाला में करवाई जाती है। यहाँ NIS है और ये पटियाला में स्थित है। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों 1961 NIS बाय इंडिया गवर्नमेंट। ये भारत सरकार द्वारा NIS की कोचिंग के लिए
पटियाला में इसका गठन किया गया, ये भी 1961 में। 1970-71 1970-71 में स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा 1971 में खेलों को जागरूक बनाने के लिए, बच्चों में टैलेंट जानने के लिए ये स्कीम को चालू किया गया। ऐसी और भी स्कीमें हैं, लेकिन ये मेन थी वो आपके सामने अभी बताई गई। बाकी आपकी बुक में भी हैं, आगे आपको बुक में पढ़ाएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक अपना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी, जिसका गठन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। इसका गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। इट प्रोवाइड्स वेरियस सजेशंस एज वेल एज रिकमेंडेशन। ये जो कमेटी बोलेंगे इसको या अपना एडवाइजरी बोलेंगे, इस बोर्ड का काम क्या था? ये अपने सरकार से प्रस्ताव देता था और उनको मंजूरी प्राप्त करता था, उनसे मंजूरी लेता था। मतलब प्रोवाइड्स वेरियस सजेशन, जो सुझाव थे खेल के संबंधी या खिलाड़ियों के हित में जो भी सुझाव थे, और उनके सुझाव को स्वीकार करवाने के लिए ये उनको सजेस्ट करता था। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ये भारत के अंदर इसने फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। इसके निम्नलिखित सजेशन हैं। नंबर 1 पहले सजेशन देखते हैं अपन। टू मेक फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। भारत के सभी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाए, ये इसका सुझाव था भारत सरकार के लिए। नेक्स्ट क्या था? टू फिक्स द स्टैंडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी शॉर्ट में लिख दिया इसको, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर। मतलब जो भी शारीरिक शिक्षक थे, फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उनके लिए एक निर्धारित स्टैंडर्ड सीमा बनाई गई। पहले ऐसे ही आ जाते थे पीटीआई बन के, लेकिन अभी सभी स्कूलों में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा उसके लिए एक निर्धारित सीमा तय की गई, एक कोर्स निश्चित किया गया कि वह कोर्स होना उसके लिए अनिवार्य है। समझ गए? हाँ तो बच्चों, अगला पॉइंट है बोर्ड लॉन्च्ड स्कॉलरशिप्स फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द ईयर 1950 के अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी ने एक स्कॉलरशिप स्कीम लेके आए, जो लीडरशिप और जो रिसर्च करते थे उनको स्कॉलरशिप्स के लिए प्रस्ताव दिया गया, उनके लिए अप्रूव किया इस स्कॉलरशिप के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप और उसमें रिसर्च हो पाए फिजिकल एजुकेशन में। ये 1950 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ये इसको इन्वर्टेड कोमा लगता है। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स इन फिजिकल एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जो कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के नाम से जाना गया। इस प्रोग्राम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी द्वारा जारी किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक अपना ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसका गठन कब हुआ? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। 1954 में इसकी स्थापना की गई। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एमेलियोरेट द स्टैंडर्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एमेलियोरेट मतलब सुधार करना, सुधार है ना। सुधार। It was constituted to ameliorate
द स्टैंडर्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में और उनके खेलों के जो नियमों में सुधार करने का पूरी जिम्मेवारी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंस्ट्रक्टेड कोचिंग कैंपस, स्टेडियम्स, जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल आदि फॉर स्पोर्ट्स एंड पर्सन के लिए, जो खिलाड़ियों के लिए इस काउंसिल द्वारा कोचिंग कैंपस बनवाए गए, स्टेडियम निर्माण करवाया गया, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल आदि का निर्माण करवाया गया। अगला इन्होंने इसका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का अगला कार्य क्या था, इट स्पेशली टुक एम्फेसिस ऑफ स्पोर्ट्स इन रूरल एरिया। एम्फेसिस का मतलब विशेष या महत्व, ठीक है, महत्व किसका, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ने काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी सुधारों के साथ काफ़ी महत्व दिया गया इस बात के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खेलों का विकास हो पाए। हाँ, तो अगला टॉपिक अपना है एन एडॉक इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी की स्थापना कब हुई, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1958। इसकी स्थापना 1958 में हुई। दिस कमेटी इस्टेब्लिशेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इस कमेटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के कुछ एम्स थे। वो एम्स क्या क्या थे देखिए, पहला एम क्या था, टू प्रिपेयर कोचेज फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब टू प्रिपेयर कोचेज फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब जो कोच थे उनको अलग अलग खेलों में अलग अलग महारत है, वो उनके ऊपर विशेषज्ञ अपने अपने खेल के विशेषज्ञ तैयार किए। अगला है टू प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, और जो नए खेलों के नए नियम हैं उनकी जानकारी दी जाती थी। जहाँ पर टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड ओरिएंटेशन कोर्सेज फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। इसने क्या किया, इस कमेटी ने नए सेमिनार करवाए गए, ओरिएंटेशन नीति कुछ कोर्सों के लिए नीति बनाई गई। ओरिएंटेशन मतलब होता है नीति, ठीक है, कोर्सेज, कुछ कोर्सों की नीति बनाई गई जो कि फिजिकल टीचर के लिए अनिवार्य होते थे। हाँ, तो इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या साई, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1984। इसकी स्थापना कब हुई, भारत में 1984 के अंदर। द NSNIS, ये अपन पीछे भी पढ़ा था, NSNIS को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया, इसको इसमें मर्ज कर दिया गया, मर्ज विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके भी कुछ एम्स थे, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ एम्स थे वैसे इसके भी कुछ एम्स हैं। टू प्रमोट स्पोर्ट्स, सबसे पहला क्या है, खेलों को महत्व दिया। सेकंड क्या है, एक्सप्लोर स्पोर्टिंग टैलेंट्स अमंग यूथ्स, जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के एक टैलेंट अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों के लिए उसके स्थापना की गई। इंश्योर दैट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, और जो खेलों के डाइट है उसका निर्धारित किया गया और सरकार द्वारा उनको दिलाया गया। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे इसके द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा खिलाड़ियों को क्या करवाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, मतलब खेलों स्टेडियम का, स्पोर्ट्स कोर्ट्स, खेलों के मैदान और ग्राउंड का निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट है प्रोवाइड, अगला एम इसका, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्पोर्ट्स पर्सन, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप भी नामित की गई। जैसे अभी अपने राजस्थान सरकार ने
खिलाड़ियों के लिए 2% नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पहले क्या है, इसने स्कॉलरशिप दिलाई खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों के लिए। अटेंटिव टू देयर हेल्थ केयर सर्विसेज, और स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी पूरा इसने महत्व दिया। हाँ, अब आगे देखते हैं अपन कि इंडिया के अंदर फिजिकल डिप्लोमा क्या क्या हैं, कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री कौन सी हैं? बीए, मतलब बीए इन फिजिकल एजुकेशन, बीए इन योगा, बीएड इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड इन फिजिकल एजुकेशन, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये तो हो गए स्नातक लेवल के कोर्सेज हो गए, मतलब डिग्रियाँ होगी फिजिकल एजुकेशन में। अब आते हैं डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स क्या क्या है? डिप्लोमा इन योगा टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर्स के लिए है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये डिप्लोमा है और ये अपने बैचलर डिग्री है, स्नातक, और ये स्नातकोत्तर हिंदी में जाने तो। अब इनके अलावा अपन देखते हैं फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया। अब सर्टिफिकेट कोर्स कौन से हैं, अगला देखेंगे। अब आगे सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज में पहला सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, नेचुरोपैथी, सर्टिफिकेट कोर्स इन एरोबिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरोपैथी। यहाँ पर योगा एंड नेचुरोपैथी है, यहाँ अकेला नेचुरोपैथी है। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस और सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा। आप ये पूरा बोर्ड का ना स्क्रीनशॉट भी लेना है आप, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरा देख पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आते हैं अपन मास्टर डिग्री। फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री क्या क्या है? एमए इन योगा, एमपीएड, एमए फिजिकल एजुकेशन, एमफिल, फिजिकल एजुकेशन में एमफिल भी कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, अगला टॉपिक अपन बताएंगे इसके आगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अगला टॉपिक अपना कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, अपना फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कैरियर, मतलब क्या क्या रोजगार हैं अपने इस लाइन में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 तरह के अपने ऑप्शन हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में 3 तरह के ऑप्शन हैं। नंबर 1 टीचिंग कैरियर्स, नंबर 2 कोचिंग कैरियर्स, नंबर 3 एमर्जिंग कैरियर्स। अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टीचिंग कैरियर। ओके, टीचिंग कैरियर, इट ऑफर्स मैनी रिवॉर्ड्स टू द टीचर्स वेदर दे आर एंगेज्ड इन एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब टीचिंग कैरियर के अंदर अपने को शारीरिक शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कोचेज, और ये अपना एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, तीनों के अंदर शारीरिक शिक्षक के तौर पर, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर कोचेज के तौर पर। ये टीचिंग कैरियर है। नेक्स्ट है दिस कैरियर प्रोवाइड्स इंटरनल सर्टिफिकेशन। इस लाइन के अंदर व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। टीचिंग लाइन में आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो शिक्षा अपना विकास और फिजिकल एजुकेशन में और भी विकास कर सकता है, बच्चों को भी विकास कर सकता है। नेक्स्ट है देयर इज़ बेटर जॉब सिक्योरिटी, और रोज़गार का भी एक अच्छा साधन है, इसमें सुरक्षा है अपने रोज़गार की। एलिमेंट्री स्कूल वो स्कूल हैं
जो नर्सरी से 5वीं क्लास तक हैं। मिडिल स्कूल जो 6th क्लास से 8th क्लास के होते हैं। हाई स्कूल 9th से 10th क्लास। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11th क्लास से 12th क्लास। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब ये अपने फिजिकल एजुकेशन के कैरियर हो गए। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या है अपना, कोचिंग कैरियर। कोचिंग कैरियर क्या है, ये ड्यूल मतलब दोहरा कैरियर है। इसके अंदर आप टीचर भी रह सकते हो और कोच भी बन सकते हो। स्कूल के पढ़ाने के अलावा आप शाम को कोई भी स्टेडियम या वो भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप कोच का काम भी कर सकते हैं। तो इसको क्या है, इट इज़ आल्सो एन ट्रेडिशनल करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन शॉर्ट में लिख दिया PE। फील्ड ए ड्यूल कैरियर एज ए टीचर एंड एज ए कोच, वेयर एज अदर्स डिजायर सैलरी टू कोच। नेक्स्ट है इसमें इसके दिस कैरियर आल्सो प्रोवाइड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और यह भी आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है, इंटरनल सेटिस्फिकेशन, बेटर जॉब सिक्योरिटी, और जॉब का सुरक्षा भी है। मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो अवेलेबल इन स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइप इन नन स्कूलिंग सेटिंग। अगर आप स्कूल में टीचर नहीं लगते हैं तो इसके अलावा भी आप स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मदद से स्टेट के जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें भी आपको रिजर्वेशन है। नेशनल प्लेयर के लिए 2% रिजर्वेशन है 2nd ग्रेड तक के जॉब में। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इसके बारे में अधिसूचना जारी की थी। तो ऐसे ही इसी प्रकार से अपने भारत सरकार के जो जॉब हैं उनके अंदर भी इनका स्पोर्ट्स कोटा अलग से डिसाइडेड होता है। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना 3rd पॉइंट, इमर्जिंग कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर क्या है, हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। हेल्थ रिलेटेड कैरियर के अंदर हेल्थ एंड वेट कंट्रोल, जैसे जगह जगह क्लब्स वगैरह बना लिया, कोई वेट ट्रेनिंग क्लब खोल लिया, जिम खोल लिया, तो ये क्या उसके लिए। फिजिकल एजुकेटर, आप किसी भी स्टेडियम में शाम के टाइम आप कोच के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मसाज एक्सपर्ट, मसाज आजकल काफ़ी प्रचलित है, जो मसाज जगह जगह मसाज सेंटर बना रखें, तो आप उसके लिए भी ये कैरियर भी आपके लिए खुला है। प्ले सिटी ऑर्गेनाइजर, आपने कोई भी जो खाली ज़मीन पड़ी है किसी के पास तो रेंट पर लेके उसमें स्टेडियम बना दिया, या आपके पास खुद के पास ज़मीन हो तो उसमें आपने स्टेडियम बना दिया और आप उसमें कोई कोर्ट वगैरह स्पोर्ट्स के कोर्ट्स, गेम वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बना दिए, तो आप उसमें बच्चों से चार्ज लेके और उसमें प्ले सिटी के रूप में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तीसरा है एथलेटिक्स ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ आप इसको वहाँ पर आप एथलेटिक्स ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट इसी में आता है, इमर्जिंग में हेल्थ रिलेटेड हो गया, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स। आप प्रबंधक के तौर पर भी इसमें अपना रोज़गार सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला जिसमें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हैं, कहीं कोई टूर्नामेंट वगैरह होते हैं तो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स एंड फैसिलिटी, कोई क्लब और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं तो वहाँ पर आप उसका मैनेजमेंट को भी संभाल सकते हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, आप कोई अगर स्पोर्ट्स के नॉलेज रखते हैं या आपके खेलने से कॉन्टैक्ट वगैरह हो जाते हैं तो आप मार्केटिंग के तौर पर भी अपनी स्पोर्ट्स शॉप भी खोल सकते हैं।
हाँ, तो आगे अमर्जिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन में अगला पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर सबसे पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डायरेक्टर इन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अपने भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सबके अंदर एक स्पोर्ट्स डायरेक्टर की एक पोस्ट होती है। ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया। दूसरा एईओ, स्पोर्ट्स का एईओ भी होता है, और एडीओ स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एट दी यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल पर हर एक में असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा, तब स्पोर्ट्स डायरेक्टर होगा तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा उसका पोस्ट डेजिग्नेशन। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये जिला स्तर पर है। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मजदूर अपने काम से बोर हो जाएं तो उनके लिए भी क्या रिक्रिएशन के लिए एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर बोलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी भी हैं, जैसे बेल है, ओएनजीसी है, इनकी टीमें भी पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी टीमें बना रखी इन्होंने। तो ये राष्ट्रीय स्तर तक इनके खिलाड़ी आते हैं इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र से। ये नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर द स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजर हो गया। दूसरा टीचिंग एक्सरसाइज क्लासेज और मॉनिटर, वह उनको खेल के बारे में बताता भी है और उनको देखता भी है और इंडिविजुअल उनका वर्कआउट को चेक भी करता है। ओके। सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, सभी की व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, और व्यक्तिगत उनकी परफॉर्मेंस कब किसकी कितनी परफॉर्मेंस बढ़ी है या डाउन हुई है उससे भी जानकारी रखता है वो। ये क्या है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, मतलब इसमें एज ए प्लेयर के तौर पर भी वो काम कर सकता है, एज ए ऑफिशियल के तौर पर भी काम कर सकता है। अभी जैसे क्रिकेट में है तो वो एक खिलाड़ी के तौर पर भी उस पर काम कर सकता है और उसमें ऑफिशियल का भूमिका भी निभा सकता है। जैसे कोई मैच में कमेंटेटर हो गया, रेफरी हो गया, तो इस रूप में। ओके। अब नेक्स्ट है अपना अगला पॉइंट कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड कैरियर। उसके अंदर हाँ, तो कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड कैरियर्स में क्या है, सबसे पहले देखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जैसे आप टीवी में देखते हैं, आप कोई क्रिकेट का मैच हुआ तो उसके बाद में उस मैच का एनालिसिस होते हैं, कौन प्लेयर कैसे खेला, किस में क्या कमी थी और किस में क्या खूबियाँ थी। वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म उसके ऊपर अपनी राय प्रकट करते हैं। दूसरा है बुक राइटिंग, स्पोर्ट्स के संबंधित कोई किताबें छापना, बनाना, रूल बुक बनाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के थ्रू। ऐसे नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो परमिशन देती है और अपनी बुक लिख के स्पोर्ट्स अथॉरिटी को पेश करते हैं, उसमें अगर वो नियम कानून सब सही हैं तब उसको वो परमिशन देती है मार्केट के लिए। तीसरा है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे पत्रिका वगैरह में ऐड वगैरह आते हैं या फ़ोटोज़ आते हैं, अलग अलग पोज में क्लिक कर सकते हैं आप। अगला है बुक पब्लिशिंग, और कोई भी किताब लिख सकते हैं, जैसे पीछे अभी सचिन तेंदुलकर की एक किताब आई थी। इसी प्रकार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, और किसी भी खेल के संबंध में आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग, जैसे पीछे बताया था आपको, मार्केटिंग का भी इसमें आपके लिए करियर खुला है। आप शॉप खोल लगा सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के संबंध में। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, औद्योगिक खेल से संबंधित सामान बनाने के लिए भी आप उसमें कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। अभी आगे देखते हैं अपन सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैरियर्स। सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड से मतलब हो गया अपने कुछ जो नॉर्मल इजी वे में अपन कर सकते हैं, वो क्या है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जो अपने व्यक्ति के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, एक
व्यवहारिक तौर पर समाज में या अपने राष्ट्र के तौर पर या छोटे लेवल पर, अपनी तहसील लेवल पर। अगला है ये कम्युनिकेशन। सेकंड है टीम वर्क, एक टीम को एक पूरे संगठन में बांधे रखना। थर्ड आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो अभी पीछे बताया आपको। फोर्थ है इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स, और प्रबंध संबंधी गुण भी होने चाहिए उसमें व्यक्ति में। लीडरशिप स्किल्स, बिल्कुल नेतृत्व के लिए भी इसमें आपको काफ़ी सहारा मिलेगा फिजिकल एजुकेशन से, क्योंकि आपके जो अंदर के भाव हैं आप उनको प्रकट कर सकते हैं। एक टीम भावना में रहे हुए हैं तो आप समाज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये लीडरशिप इफेक्टिव हैं, आपके स्किल्स हैं। अगला है सिक्स्थ है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और जो काफ़ी कई काम ऐसे होते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हार्ड होते हैं, जिनमें मतलब एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनको सोल्व करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। इफेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी, अपने आप को एक मतलब क्रूर रूप में न प्रकट करके एक साधारण नॉर्मल इजी वे में कोई सहन शक्ति बनाए रखना है। किसी अच्छी चीज़ है तो उसको अपनाने के लिए भी आगे तत्पर रहना है। ठीक है, आठवां पॉइंट है इफेक्टिव लीडरशिप, और आपका एक इफेक्टिव नेतृत्व होना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इमोशंस, और अपने इमोशंस को ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई आपकी टीम जीतने पर ज़्यादा खुश भी नहीं होना है तो ज़्यादा निराश भी नहीं होना है। स्किल रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के युग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है। इफेक्टिव प्रिजर्वेंस एंड परसिस्टेंस, ये चीज़ें थी अपने स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कैरियर आपकी इस लाइन के लिए। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में सभी बच्चे लिखते रहें। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और आप इससे अपनी नोटबुक, फिजिकल एजुकेशन की नोटबुक बना लें, और उसमें डेली वाइज जैसे जैसे ये नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, जो मेन जो टॉपिक ऊपर हेडिंग बताई हैं आपको, उनको सभी को आप, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में नहीं तो भी आपको अपनी नॉलेज के लिए उसे पढ़ना है। आप इसे नोटबुक में लिखिए, गोल लिखना है, जिससे आपको याद भी हो जाए। अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उससे पहले आप इसके क्वेश्चन आंसर भी अपनी बुक से करने की कोशिश करें। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ आप मुझसे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।